हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 ही रहेगा और चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आप जलवाष्प से रिलेटेड, बादलों से रिलेटेड, मेघ कैसे बनते हैं, आपकी ओस कैसे पड़ती है, वर्षा कैसे होती है, वाष्पीकरण कैसे होता है, इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल से स्टडी करोगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो कुछ जलवाष्प के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। आप सभी जानते हो कि हमारे जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा की बात करें, आयतन की बात करें तो 0 से 4% की मात्रा पाई जाती है और उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। मीन्स अलग अलग एरिया में अलग अलग जलवाष्प की मात्रा होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे वायुमंडल में 0 से 4% तक होगा। कहीं पर आपका 4% होगा, कहीं पर 1, कहीं पर 0 भी होगा। ठीक है, तो मौसम की परिघटना में इस जलवाष्प का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वायुमंडल में जो जल है वो आपका गैसीय रूप में भी होता है, द्रव रूप में भी होता है और ठोस रूप में भी होता है। तीनों ही अवस्था में जल उपलब्ध होता है। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, जलाशयों से वाष्पीकरण होता है, तालाबों से आपका पानी का वाष्पीकरण होता है, पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इन सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं वायुमंडल में जल पहुंचता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। अब सबसे पहला आता है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? हवा में जो आपके जलवाष्प होते हैं उन्हीं को ही आर्द्रता कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक मात्रा होगी ना, अगर आप किसी एरिया की वायुमंडल की कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर जो बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होगी उसे कहेंगे उस एरिया की निरपेक्ष आर्द्रता। हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है, इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है निरपेक्ष आर्द्रता को। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन डाल देगा पीजीटी में कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट आई थिंक ह्यूमिडिटी या कुछ इसी तरीके से बोला जाता है। और इसे किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जल में कितने हवा द्वारा अगर हम बात करें, हवा में कितने जलवाष्प ग्रहण होंगे, ये पूरा का पूरा उस एरिया के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है। आप सबको पता है जलवाष्प अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो आपकी आर्द्रता भी अलग अलग होती है अलग अलग एरियाज में। तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को, ठीक है, किसी एरिया का टेम्परेचर है उसमें कितने जलवाष्प वो धारण कर सकता है, उतने ही जलवाष्प या उतनी आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। हवा के तापमान का बदले गया तो आर्द्रता की ग्रहण करने की क्षमता भी फिर बढ़ जाती है। ठीक है, मान लो एरिया गर्म हो रहा है तो हवा आर्द्रता ग्रहण करेगी। एरिया गर्म हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा नमी को सोखेगी अपने अंदर, वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पीकरण होता है और सापेक्षिक आर्द्रता भी फिर प्रभावित होती है। क्योंकि मान लो एरिया में आपकी जो ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वहाँ पर हवा क्या होगा, नमी कम धारण करेगी। तो ये महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होता है। सिंपल सी बात करें सापेक्षिक आर्द्रता की तो महासागरों के ऊपर सबसे अधिक, सिंपल सी बात है भाई, पानी के ऊपर हवाएं हैं तो वो सबसे ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करेगी महासागरों से। और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है सापेक्षिक आर्द्रता, होगी ही क्योंकि महाद्वीपों पर आपका लैंड वाला पार्ट अधिक है तो वहाँ पर पानी मिलेगा, वहीं पर तो आपका वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, तो एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित पृथ्वी को संतृप्त कहते हैं। यानी एक बिल्कुल निश्चित टेम्परेचर पर कोई भी हवा जितना जलवाष्प धारण करती है ना, जितनी वो जलवाष्प धारण करने की क्षमता रखती है, या पूरी तरह जब तक वो मतलब कोई वायु है, पूरा अच्छा टेम्परेचर है, जब तक वो 100% उसमें आर्द्रता की मात्रा हो जाती है ना, जब उसमें 100% तो उसे कहते हैं संतृप्त वायु। यानी भाई हम क्या कहते हैं, पेट भर गया भाई, संतृप्त हो गया मन, अब और खाने की इच्छा नहीं है, इसी तरीके से कहते हैं ना। तो जब उस हवा में भी और जलवाष्प धारण करने की क्षमता ना हो तो ऐसी वायु को हम क्या कहेंगे, संतृप्त वायु। ठीक है, कि भाई अब इसका मतलब सेम है कि आगे उस वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। समझ गए?
आगे आता है, हवा में दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओशांक कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर कोई वायु 100% आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहेंगे, ओशांक। यानी हम कहेंगे वो वायु अपने ओशांक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब वायु 100% संतृप्त हो जाती है तो उसे ओशांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट आता है भाई वाष्पीकरण और संघनन। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वाष्पीकरण और संघनन के कारण घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल क्या होता है, द्रव से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, आपका लिक्विड फॉर्म में है पानी और फिर गैसीय अवस्था में जलवाष्प बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मुख्य कारण है टेम्परेचर। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि हमें वो दिखती नहीं है ना ऊष्मा, इसलिए गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जो हवा है उसमें पानी को वो कितना अवशोषित करेगी और वो कितना अपने अंदर जलवाष्प को धारण करने की क्षमता है, ये तापमान में वृद्धि पर निर्भर करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तक वो वायु 100% संतृप्त नहीं हो जाती, जब तक वो आर्द्रता ग्रहण करती रहेगी। यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगर हवा में पहले मान लो 50% आर्द्रता है तो हवा कम से कम 50% आर्द्रता और सहन करने की क्षमता रखेगी। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि हवा की मूवमेंट चल रही है तो संतृप्त वायु किसी और एरिया में चली गई, फिर उस एरिया में जो हवा आई वो आपकी पूरी तरह से 100% संतृप्त नहीं थी, तो फिर दोबारा से वाष्पीकरण हुआ, फिर उससे क्या हुआ, वायु फिर दोबारा संतृप्त हुई। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हवा की गति जितनी ज़्यादा तेज़ होगी वाष्पीकरण भी आपका उतना ही तीव्र होगा। नेक्स्ट आता है जलवाष्प का जल के रूप में बदलना। वाष्पीकरण समझ लिया, तो जलवाष्प जब जल के रूप में बदल जाते हैं, आपके गैस यानी सीधा कहीं तो हम गैस से फिर क्या बन गई, जल बन गया, तो उसे संघनन कहलाता है। ऊष्मा का हार्ष ही संघनन का कारण होता है। इसमें ऊष्मा का हार्ष होता है। ठीक है, उसमें ऊष्मा लगती है वाष्पीकरण में, इसमें हार्ष होता है। जब हवा ठंडी होती है तो उसमें जलवाष्प के धारण करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। हवा ठंडी हो गई भाई, तो अब वो अपने अंदर वाटर वेपर को धारण नहीं कर पाएगी, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है। जब हवा में जो भी जलवाष्प होंगे वो आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और वो सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जब आप जो जलवाष्प थे आपके लिक्विड फॉर्म में आ गए और लिक्विड फॉर्म में वे सीधे ठोस में जब बदल जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यह आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जल द्रव से ठोस में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, गैस से द्रव में, इस तरीके से आता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में द्रव आपका लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, पानी। ठीक है, स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। छोटे छोटे कण हैं उसके चारों ठंडा हो जाता है, संघनन होता है। और जो ये छोटे छोटे कण होते हैं इन्हें अब आपके संघनन केंद्रक भी कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। और ये जो केंद्रक होते हैं क्या होते हैं, खासकर इसमें धूल आती है, धुआं आता है, महासागर के नमक के कण होते हैं, ये सारे अच्छे केंद्रक माने जाते हैं, क्योंकि ये पानी को अवशोषित करते हैं, पानी को अपने अंदर धारण करते हैं। और संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा यानी आपकी कोई आर्द्र हवा है कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। ठीक है, आपकी कोई आर्द्र हवा है, जब वो ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, जब भी आपका संघनन होता है, तो उस समय भी हो सकता है जब आपका तापमान ओशांक के नज़दीक हो, यानी वायु पूरी तरह 100% संतृप्त नहीं हुई है, ओशांक के नज़दीक है पर 100% वायु में आर्द्रता नहीं हुई है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता दोनों पर ही निर्भर करता है। संघनन में होता क्या है, संघनन में आपके बादल बनते हैं गाइस। संघनन हवा के आयतन पर, टेम्परेचर पर, दाब पर, आर्द्रता पर, इन सब से प्रभावित होता है। संघनन तब होगा जब वायु का आयतन नियत हो, तापमान ओशांक तक गिर जाए, वायु का जो आयतन है और तापमान दोनों ही कम हो जाएं, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। जैसे ही हवा के टेम्परेचर में कमी होगी, वायु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वायु होते ही क्या हो जाएगा, आपका संघनन होना शुरू हो जाता है। तो तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। संघनन के बाद
वायुमंडल की जलवाष्प और आर्द्रता निम्न में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ओस, कोहरा, तुषार, बादल, ये सारी चीज़ें बनती है आपकी संघनन की प्रक्रिया द्वारा। स्थिति और तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। संघनन तब होता है जब आपका ओसांक जमाव पॉइंट से नीचे होता है। यह तभी संभव है जब ओसांक जमाव से ऊपर हो। ठीक है, तो संघनन जब होगा भाई जब आपका ओसांक यानी शोष संतृप्त जो वायु है वो जमाव पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, और आपका ओसांक जो होगा वो आपका उस पॉइंट से ऊपर होता है। अब देखो सबसे पहले आती है ओस। ओस कैसे बनती है? जब आर्द्रता, ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर जो हवा चल रही है उसमें जो आपके केंद्रक हैं यानी धूल कण जो भी है, नमक के कण, धुआं है, उनमें संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधे, इनकी पत्तियों पर ठंडी सतह पर पानी के बूंदों के रूप में जमा हो जाए। ठीक है, जब भाई आपकी हवा में जो आर्द्रता है, आपके नमक के कण, धूल, धुआं, इन पर तो इकट्ठी ना होकर धरातल पर जो पत्थर है, घास है, पौधे हैं, इन पर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तो उसे ओस कहते हैं। इसके बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ओस बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल आपका साफ आकाश होना चाहिए। बादल होंगे ना, तो बादल होंगे तो वो आपकी जो छोटी छोटी बूंदें वो नीचे आएगी ही नहीं। शांत हवा होनी चाहिए, हवा में मूवमेंट होगी तब भी ओस नहीं गिरती। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। भाई आपकी हवा में पूरी तरह से नमी भरी हुई होनी चाहिए आर्द्रता, तभी जाकर आपकी जल की बूंदें गिरेगी। ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। आप सबको पता है सर्दियों में ज़्यादा ओस गिरती है, तो जितनी ठंडी और जितनी लंबी रातें होंगी उतनी ज़्यादा ओस गिरेंगी। ओस के बनने के लिए ये सारे पॉइंट आवश्यक है। और इनके अलावा ओसाक जो हो वो जमाव पॉइंट से ऊपर हो। जमाव पॉइंट क्या होता है? यानी ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जब आपका ओसांक पॉइंट यानी पानी, लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? तो आपका पाला पड़ जाएगा ना, बर्फ़ पड़ जाएगी, समझ रहे हो? तो इससे ऊपर होना चाहिए ओसांक, तभी आपकी ओस पड़ेगी। नेक्स्ट आता है तुषार। अब ये तुषार कैसे पड़ता है? तुषार आपकी ठंडी सतह पर ही बनता है जब आपका संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे, देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख दिया है, चले जाने पर होता है। ड्यू पॉइंट होता है जमाव बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाएगा यानी 0 डिग्री से नीचे चला गया आपका संघनन, तो क्या होगा? जम गई है वो बूंदें आपकी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त नमी पानी की बूंदी की वजह छोटे छोटे बर्फ़ के रवे बन जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के कण बन जाते हैं। और उजले तुषार के बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या होगी? ओस के बनने की अवस्थाओं के समान। जैसे आपकी ओस बनने वाली है ना, बिल्कुल साफ मौसम होना चाहिए, आपकी हवा नहीं होनी चाहिए, लंबी रातें और ठंडी रातें होनी चाहिए, सेम वही पॉइंट आएंगे। केवल जो हवा का जो तापमान है वो जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तब जाके आपका तुषार यानी आपका पाला भी इसे बोल देते हैं वो पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा कोहरा या कुहासा। कोहरा या कुहासा जो आप सर्दियों में सभी देखते हो, जब आप बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई जो वायु है अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए ठीक है, क्या हुआ? जो आपके जलवाष्प से भरी हुई थी वायु पूरी तरह संतृप्त सी, वो अचानक नीचे की ओर गिर जाएगी। अब ये छोटे छोटे जो धूल के कणों के ऊपर आपकी संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, धरातल के निकट जो धूल के कण हैं उनसे वो आपकी पानी की बूंदें चिपक जाएगी। और कोहरा एक बादल भी माना जाता है जिसका आधार हमारा सतह पर होता है यानी धरातल के बहुत अधिक नज़दीक होता है, एक बादल की तरह होते हैं। कोहरा और कुहासा के कारण आपकी जो दृश्यता है वो कम हो जाती है और कई बार शून्य तक भी चली जाती हैं। ठीक है, नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण, नगरीय केंद्रों में अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो वहाँ पर आपका धुएं के कारण केंद्रकों की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा कोहरा और कुहासा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले ही धुआं और उस धुएं पर पानी की बूंदें चिपक कर बादल बन जाते हैं और धरातल के निकट बनते हैं, तो इसलिए कोहरा और कुहासा कहते हैं। तो जब इस प्रकार के कोहरे और कुहासे को जिसमें धुआं भी आपका सम्मिलित होता है उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्र कोहरा। कुहासे और कोहरे में केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है भाई? कुहासे में आपके कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी हवा के संपर्क में आती है। कोहरे और कुहासे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होते हैं। कोहरा आपका अधिक सूक्ष्म होगा, कुहासा अधिक आर्द्र होता है। जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा की धारा के संपर्क में आती है तो वहाँ पर ये प्रबल हो जाती है।
कोई गर्म आ गई ठंडी हवा के संपर्क में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है। कोहरा छोटे छोटे बादल होते हैं, धूल कण, धुएं के कण और नमक के कण होते हैं और इन्हीं के चारों ओर संघनन की क्रिया होकर आपके बादल बन जाते हैं, जिन्हें आप कोहरा और कुहासा कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये धरातल के निकट बनते हैं और हमारे एक्चुअली बादल ऊपर बनते हैं। बादल, नेक्स्ट आता है बादल। बादल क्या होते हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदों और बर्फ के छोटे रवों की सहंती होता है बादल। पर्याप्त ऊंचाई पर बनते हैं, स्वतंत्र हवा में और जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं बादल। चूंकि बादल का जो निर्माण होता है पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं, अलग अलग आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें, इनके विस्तार की बात करें, इनके घनत्व की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, अपारदर्शिता की बात करें, तो इन सब के आधार पर बादलों को कुछ भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से भागों में? पक्षाप मेघ, कपासी मेघ, सत्री मेघ, वर्षा मेघ। और गाइस इन सब से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पक्षाप मेघ। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से बादल है जो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो पक्षाप मेघ आपकी सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर। पतले पतले होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, पक्षी के पंख के समान होते हैं और सफ़ेद रंग के हमें आकाश में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपासी मेघ। कपासी मेघ आपके रुई के समान होते हैं और प्राय 4,000 से, ठीक है, आपके 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और ये आपके छितरे और इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। ये चपटे और आधार वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके सत्री मेघ। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लेयर वाले मेघ होते हैं, इस परतदार बादल होते हैं। कई बार आप देखते हो ना, आकाश में लंबे लंबे लेयर्स के रूप में बादल फैले हुए होते हैं, तो ये उसी तरीके के बादल होते हैं। सामान्यतः या उष्मा के हार्श या अलग अलग टेम्परेचर की हवा में मिश्रित होने से इस प्रकार के बादल बनते हैं। गाइस ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर ये सत्री मेघ ही दिखाए गए हैं। बिल्कुल देखो किस तरीके से फैले हुए हैं लंबाई में और पतले पतले चादर के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके सत्री मेघ। अब ये जो सत्री मेघ हैं, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्षा मेघ। वर्षा मेघ की बात करें तो ये आपके वर्षा मेघ काले और गहरे सलेटी रंग के होते हैं। कभी कभी देखते हैं ना, बिल्कुल आकाश काला हो जाता है, हम कहते हैं भाई बहुत तेज़ बारिश आएगी, तो इसी वजह से उन्हें ही कहते हैं वर्षा मेघ। ये मध्य सतहों और पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी सूर्य की किरणों को धरातल पर नहीं पहुंचने देते और इस वजह से अंधेरा छा जाता है। ये जो बादल होते हैं ना, कभी कभी इतनी कम ऊंचाई पर बनते हैं कि हमारे धरातल को ऐसे लगता है कि अभी हमारे धरातल को छू लेंगे, ठीक है। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति वहीन सन्हति होते हैं। 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये 4 मूल रूप बादल थे। पहला मैंने आपको पक्षाप मेघ पढ़ाया, दूसरा कपासी मेघ पढ़ाया, तीसरा सत्री मेघ पढ़ाया और चौथा हमने वर्षा मेघ पढ़ा। अब इन चारों को आगे जाके काफ़ी डिवाइड किया जाता है और ये नेट लेवल का आ जाता है। जैसे सबसे ऊंचे बादलों में पक्षाप मेघ के आपके 3 पार्ट और हो जाते हैं। एक तो पक्षाप मेघ, दूसरा पक्षाप सत्री मेघ, तीसरा पक्षाप कपासी मेघ। नेक्स्ट मध्यम ऊंचाई के बादलों में आपके 2 प्रकार के बादल आते हैं, सत्री मध्य मेघ और आपके कपासी मेघ। कम ऊंचाई के बादलों में आपके आगे चल के 3 प्रकार के आते हैं, सत्री कपासी मेघ, सत्री वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ, ठीक है। तो इस प्रकार जाके आगे बादलों को और आगे जाके डिवाइड किया जाता है। वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन, इंग्लिश में से प्रिसिपिटेशन कहते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, इस सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्षण की बात करें तो कैसे होता है वर्षण भाई? हवा में आपके जो लटकते हुए कण होते हैं, स्वतंत्र हवा में जो संघनन की क्रिया होती है, स्वतंत्र हवा में जो संघनन की क्रिया होती है उसमें संघनित होकर कणों के आकार को बड़ा करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो आपके नमक के कण हैं, धूल के कण हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब हवा का प्रतिरोध
ग्रेविटी के विरुद्ध इनको रोकने में असफल हो जाता है। ठीक है, वे हवा में लटके रहते हैं। जब वो इतने अधिक भारी हो जाते हैं कि ग्रेविटी के विरुद्ध उन्हें रोकने में असफल हो जाता है तो पृथ्वी की सतह पर वो गिरने लगते हैं। और इसी तरह जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को ही वर्षण कहते हैं। जब जलवाष्प है उनका संघनन हो गया, वो बादल बन गए और फिर उन बादलों से जो नमी है वो बूंदों के रूप में नीचे गिरने लग गई, तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। यह द्रव और ठोस दोनों ही अवस्था में हो सकता है। द्रव यानी पानी की अवस्था में, ठोस यानी जिसे आप ओले कहते हो उसकी अवस्था में। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो जो वर्षण होगा वो तूलों के रूप में होगा, यानी जिसे आप ओले भी कह देते हो, तो उसे हम हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है और ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। वर्षा और हिमपात के अलावा वर्षण के दूसरे प्रकार जैसे सहिम वृष्टि और कारकापात, ये दोनों भी काफ़ी फेमस हैं। यद्यपि करकापात क्या है, काफ़ी सीमित मात्रा में होता है और समय और क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। और जो सहिम वृष्टि होती है, ये आपकी जो पानी की बूंदें होती है ना, कई बार वो -0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के संपर्क में जब जाती हैं तो जम जाती हैं और जमकर क्या बन जाती है? वो बर्फ़ बन जाती हैं। ठीक है, तो जमाव बिंदु ड्यू पॉइंट जो था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के निकट आधे जमे हुए परत पर गिरती है तो उसे सहिम वृष्टि कहते हैं। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है वो नीचे की ओर ठंडी हवा में से मिलती हैं। ठीक है, ऊपर से गर्म हवा से निकली, नीचे ठंडी हवा को और मिली, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वो ठोस हो जाती है, सॉलिड हो जाती है और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में फिर बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। देखो, गर्म हवा थी हमारी, गर्म हवा थी भाई, बादल बन गए, बादल बन गए। अब उससे जब वर्षा हुई तो नीचे वाली जो एयर होती है कई बार उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होती है और इससे वो गिरती हुई बूंद क्या हो जाती है? एकदम जम जाती हैं और नीचे जाके फिर वो किस रूप में गिरेगी? आपकी हिम के रूप में गिरती है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिरती हैं। तो कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में भी बदल जाती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहते हैं, जिसे हम ओले कहते हैं। ठीक है, गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठोस होते हैं। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो ठंडी परत से होकर गुजरती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ़ की कई सकेंद्रीय परतों वाले भी होते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका टाइप ऑफ रेनफॉल। वर्षा आपकी 3 प्रकार की होती है और ये जो तीनों प्रकार आपके टीजीटी और पीजीटी बोथ आर लेवल्स, दोनों ही लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही लेवल्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, जब हवा गर्म हो गई तो गर्म होकर हल्की होगी, हल्की होकर वो ऊपर की ओर उठने लगती है वर्टिकल और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है, यानी क्षोभ मंडल तक जाती है, पहुंचने के बाद फैलेगी और फिर तापमान के कम हो जाने से क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है। आपके कपासी मेघ बनते हैं जिनसे भारी बिजली कड़कने के साथ बहुत भारी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में और दिन के गर्म समय में भी प्राय होती रहती है। यह विषुवतीय क्षेत्र खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में भी होती है। तो ज़्यादातर तो जो ये आपकी संवहनीय वर्षा है ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में होती है, विषुवतीय क्षेत्र में। उसके साथ साथ जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो आपके कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के जो इनर पार्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस तरीके की वर्षा देखी जाती है। और ये वर्षा भाई आपके दोपहर के बाद ज़्यादा होती है। संवहनीय वर्षा दोपहर के बाद ज़्यादा होती है क्योंकि हवा गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर वो बादल बनाएगी, तो इन सब में वक्त लग जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि दोपहर के बाद ये वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। तो इसीलिए इसे 4 बजे वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा आपने समझ लिया। अब पर्वतीय वर्षा में क्या होता है? तो जब संतृप्त वायु की सन्हति पर्वतीय ढाल पर आती है, संतृप्त यानी जिस वायु की आर्द्रता 100% हो, वायु में पूरी नमी है, भरी पड़ी है नमी से, तब वह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। पर्वतीय ढाल पर ऐसी कोई वायु आ गई जो पूरी तरह से पानी से, नमी से भरी हुई है, तो फिर वो ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है और जैसे ही वह ऊपर उठेगी गर्म होती है घर्षण से और फिर फैलती है और फिर
ऊपर जाके जब वो फैल जाती है तब उसका टेम्परेचर गिर जाता है और जो आर्द्रता है वो संघनित होने लग जाती है। और इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण क्या है कि ये पवन भिमुख ढाल पर, यानी जिस ढाल से अगर हम बात करें, ये जिस ढाल की ओर पवनों का रुख होता है, पवन भिमुख ढाल, तो वहाँ पर ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं। और इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर भी पहुँचती हैं। ठीक है, वे नीचे की ओर उतरती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की अगर क्षमता की बात करें तो वो भी बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा वहीन होते हैं। ठीक है, यानी मान लो भाई आपका ये कोई पर्वतीय इलाका है तो ये इस ढाल पर तो खूब वर्षा करेगी, पवन भिमुख ढाल। ठीक है, इस पर तो पूरी वर्षा करती है। अब पवन ने सारी वर्षा इसी ढाल पर कर दी तो दूसरे ढाल से उतरते हुए वो कोई भी वर्षा नहीं करती। तो इसे इस वाले एरिया को जहाँ पर वर्षा नहीं होती इसे कहते हैं रेन शैडो एरिया, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होता भाई रेन शैडो एरिया। तो उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा वहीन होते हैं। जो दूसरे वाला ढाल वाला होता है वहाँ सूखा पड़ता है और बारिश नहीं होती, और इसी भाग में सबसे कम वर्षा होती है, इसीलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी रेन शैडो एरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतीय वर्षा स्थलकर्त वर्षा के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरी प्रकार की जो आपकी वर्षा है, चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या होता है, ये जब आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आपको पढ़ा रही थी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और हमने चक्रवाती वर्षा का भी अध्ययन किया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और चक्रवाती वर्षा का भी हमने अध्ययन किया था। तो उस टाइम पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात करवाते वक्त और चक्रवाती वर्षा जब हम पढ़ रहे थे कि चक्रवातीय वर्षा कैसे होती है। सिंपल चक्रवात जब आप देखो ध्यान से, एक तरफ से गर्म हवा आती है, दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है, तो उनके बीच में एक दीवार सी बन जाती है और इस दीवार के सहारे गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और फिर वो गर्म है तो ऊपर जाके फैल जाएगी। फिर जैसे ही उसका टेम्परेचर गिरेगा तो बादल बन के इस वाले एरिया में आपकी भरपूर वर्षा करती है। तो इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा, क्योंकि जो ये दीवार है इसको इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं, इसलिए इसे फ्रंटियल वर्षा भी कहते हैं। और ये फ्रंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वाताग्र। समझ रहे हो? तो ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संसार में वर्षा का वितरण। वर्ल्ड के अंदर तो आपने 3 वर्षा पढ़ी, 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। कौन कौन से भाई? संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, आपकी पर्वतीय वर्षा, और तीसरी आपकी आती है चक्रवातीय वर्षा। तो तीनों वर्षा के टाइप आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है संसार में वर्षा वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में जो वर्षा होती है उसकी मात्रा भी अलग अलग होती है और अलग अलग मौसम में भी वर्षा होती है। जैसे भारत में बात करें तो मानसून के टाइम पर ज़्यादा वर्षा होती है, सभी जानते हो आप। सामान्य तौर पर जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा आपकी धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक है, विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी कोस्टल एरियाज जो होते हैं समुद्रों के, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा। उसी तरह विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। होगी भाई, क्योंकि महासागरों के ऊपर आपका सारा पानी पानी होता है, नीचे तो वाष्पीकरण अधिक होता है, तो इसी वजह से वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। स्थलीय भागों पर वाष्पीकरण अधिक नहीं हो पाता तो वहाँ वर्षा कम होती है। पानी के स्रोत की जहाँ पर भी अधिकता होगी भाई वहाँ पर आपकी वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। वो मध्य रेखा से अगर हम बात करें 35 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य और पूर्वी तटों पर आपकी बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ ये लगातार घटती चली जाती हैं। ठीक है, पश्चिम की तरफ घटती चली जाएगी। भूमध्य रेखा से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों की पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। 45 से 65 डिग्री आपकी कौन सी पवनें चलती हैं? पछुआ पवनें, और उन्हीं के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ज़्यादा वर्षा होती है। और पूर्व की ओर जैसे जैसे आप जाओगे इन एरिया में तो ये वर्षा घटती चली जाती है। देखो उल्टा हो रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा 20 से 45 डिग्री के बीच, 20 से
35 से 40 डिग्री के बीच क्या पढ़ा हमने कि भाई आपके पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पर पूर्वा पवनें चलती हैं, ठीक है। और पश्चिम की ओर जैसे आप जाओगे वर्षा घटती जाएगी। और 45 से 65 डिग्री के बीच क्या होता है, आपकी पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी किनारों पर अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर घटती चली जाती है। जहाँ भी आपके पहाड़ तटों के समानांतर हैं वहाँ वर्षा की मात्रा, यानी जहाँ भी आपके पर्वत होंगे वहाँ पवन विमुख ढाल पर तटीय मैदानों में वर्षा अधिक होती है, ठीक है। और जो पवन विमुख ढाल है यानी अपोजिट एरिया, वहाँ पर आपकी वर्षा कम होती है। तो वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को कुछ रूपों में पहचाना जाता है। जैसे आपकी आती है विषुवतीय शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर और मानसूनी वाली क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। तो एक तो आती है भाई आपकी भूमध्य रेखा पेटी, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया। दूसरा आता है शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारे, ठीक है, जो शीतोष्ण वाले एरिया है 40 से आपका नियर अबाउट 65 डिग्री के बीच, तो वहाँ पर आपके पश्चिमी तटीय किनारे, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और दूसरा जहाँ पर मानसूनी एरिया है तो मानसूनी वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में यानी कोस्टल एरियाज में जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों की बात करें तो वहाँ केवल आपकी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। वहीं महाद्वीपों के तटीय भागों में देखें तो वर्षा की जो मात्रा होगी वो कैसी होगी, मध्यम होती है, ना ज़्यादा ना कम। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग जो आपके 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ में है, तो वहाँ पर आपका जो सेंटर पॉइंट है। और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक ही होती है, ठीक है। तो जो शीतोष्ण के देखो पूर्वी और भीतरी, पश्चिमी भागों में तो अधिक वर्षा होती है शीतोष्ण क्षेत्रों के, हमने अभी ऊपर पढ़ा। बट जो पूर्वी हैं और जो अंदर वाले इलाके हैं वहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर ही प्रति वर्ष वर्षा हो पाती है। वहीं अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों की, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्रों की बात करें तो भाई वृष्टि छाया क्षेत्रों में जो आपकी वर्षा होती है ऊंचे अक्षांशों में, वहाँ केवल प्रति वर्ष वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बात कर लो आप और रेन शेडो एरिया में वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभावता को समझाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे आपकी भूमध्य रेखा पेटी, भूमध्य रेखीय पेटी है, विषुवतीय पेटी है, उसके अलावा आपकी ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में है, इनमें वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। भूमध्य रेखीय पेटी में संवहनीय वर्षा होती है, मैंने अभी आपको समझाया किस प्रकार से दोपहर 4 बजे के बाद वहाँ वर्षा होती है, वायु इतनी अधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें हम पूरा डिटेल से वर्षा को पढ़ चुके हैं, किस तरीके की वर्षा होती है, संसार में वर्षा का कैसे वितरण होता है। इसके अलावा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेघ यानी बादल के बारे में डिटेल से समझा दिया था, कौन कौन से बादल हैं, तुषार बादल, ओस, कोहरा, कुहासा, उसके साथ साथ हम वाष्पीकरण, संघनन, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से और इजी तरीके से दिया हुआ था चैप्टर, अच्छा था चैप्टर, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यह आपके लिए है। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, धूलकण, ऑक्सीजन। तो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक बात करें तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण भाई ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट आती है निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो भाई संघनन, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण या वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, आपका जल लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, यानी उसमें जितनी वायु में क्षमता थी उतनी नमी आ गई, तो ऐसी हवा को हम कहते हैं संतृप्त हवा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो गाइस राइट आंसर रहेगा पक्षाभ मेघ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। जा रही हूँ क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। जैसे कि नाम से तो आपको ये लग रहा है कि कॉमन सा टॉपिक है, बट ये कॉमन नहीं है। यहाँ पर DSSB, रीट और आपका HTET, ठीक है, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे TGT लेवल हो चाहे PGT लेवल हो, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज की वीडियो में आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ोगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
तो सबसे पहले बात करें तो जो ये वर्गीकरण है, जलवायु का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने आधार पर इसको किया जाता है। तो भाई 3 आधार पर इसको जलवायु को क्लासिफाई किया जाता है। अनुभाविक आधार पर, यानी आपके पास जो अनुभव है, जननिक आधार पर और अनुप्रयुक्त। तो 3 आधार पर यूज़ किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है जलवायु का। उसके अलावा जो अनुभाविक वर्गीकरण है, इसमें विशेष रूप से 2 प्रकार के आंकड़े लिए जाते हैं। एक तो टेम्परेचर और उसके वर्णन से संबंधित जो भी डेटा होता है उस डेटा को यहाँ पर उठाया जाता है। जननिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें क्या, इसमें जलवायु को, यानी कोई जलवायु वहाँ पर कैसे बनी उसके कारण के बेसिस पर काम किया जाता है। और जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण ये किसी विशिष्ट पर्पस के लिए होता है, किसी विशेष ये कह लो आप उद्देश्य के लिए होता है। तो 3 आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। कई बार तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि जलवायु का वर्गीकरण कितने बेसिस पर किया जाता है। तो 3 अनुभाविक, जननिक और अनुप्रयुक्त, तीनों आपको याद रखनी है। तो इसमें आता है सबसे पहले कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोपेन ही है जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था और अनुभविक पद्धति का उन्होंने यूज़ किया था। तो आप याद रखोगे कोपेन महोदय ने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, अनुभविक पद्धति, यानी अनुभव के आधार पर। कोपेन महोदय ने क्या किया, वनस्पति के वितरण, जो वनस्पति होती है उसका वितरण, यानी कहाँ पर किस प्रकार की आपकी वनस्पति पाई जाती हैं, और जलवायु, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन की पहचान की कोपेन महोदय ने। और फिर क्या किया, तापमान और वर्षा, इनके आंकड़े उठाए और इनके आंकड़े उठाकर जो वनस्पति थी उसके वितरण से इनको रिलेट किया। रिलेट करने के बाद जो वर्गीकरण किया, जलवायु का वर्गीकरण इन सब के बाद ही किया। ठीक है, तो तापमान और वर्षा, इनके आंकड़े उठाए कोपेन महोदय ने और इनके आंकड़ों को उठाकर ये देखा कि किस एरिया में किस प्रकार की वनस्पति है और कितनी मात्रा में है, और इन्हीं सभी बेसिस के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया या जलवायु का वर्गीकरण किया कोपेन महोदय ने। ठीक है, तो वर्षा और तापमान के माध्यमिक, वार्षिक और माध्यमिक, मासिक आंकड़ों पर आधारित कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है एक अनुभाविक वर्गीकरण है। इसमें जलवायु के कुछ बड़े समूह भी हैं, कुछ छोटे समूह भी हैं, जिन्हें बिग कैपिटल वर्ड या स्मॉल कैपिटल के द्वारा इंग्लिश के कैपिटल वर्ड यूज हुए हैं, ABCD, और शॉर्ट में भी हुए हैं जैसे RHLF। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल भी यूज किए और बिग कैपिटल भी अभी पढ़ेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ किए। ठीक है, तो 1918 में विकसित और समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए गए कोपेन की इस पद्धति में, फिर भी ये आज की एक विशिष्ट, लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। सबसे पहले कोपेन महोदय ने क्या किया, कोपेन महोदय ने 5 प्रमुख जलवायु समूह बनाए, जिसमें से जो 4 थे वो तो टेम्परेचर पर बेस्ड थे और 1 वर्षा पर था। 5 समूह बनाए, वो 5 समूह कौन कौन से थे, ठीक है भाई, इनके देखते हैं। AB, यहाँ पे B नहीं है, ACDE, ये दिखाते थे आर्द्र जलवायु को। अभी आपको मैं एक टेबल दिखाने जा रही हूँ, इस टेबल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए आप, ये टेबल है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। इसमें आप देखो, A उष्ण कटिबंधीय, यानी सभी महीनों का जो औसत टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, यानी A जो कैपिटल वर्ड है, कैपिटल अल्फ़ाबेट है, ये दिखाएगा गर्म इलाकों को जहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होगा। कई बार तो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कोपेन महोदय का A क्या प्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा सभी महीनों का जो टेम्परेचर होगा, एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तो वही राइट होगा। B होता है सूक्ष्म जलवायु, ये जो B वाला है ना, ये आपका वर्षा पर आधारित होता है। और ACDE, H को हटा दो भाई, ACDE, ये चारों आपके टेम्परेचर पर बेस होती है और B आपका रेनफॉल पर बेस होता है। तो वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण की अधिकता होती है। ठीक है, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है। थर्ड आता है शीतोष्ण, कोष्ण शीतोष्ण, यानी यहाँ पर जो ठंडा महीना होगा ना, बिल्कुल जहाँ ठंड की बात करें तो वहाँ पर भी जो टेम्परेचर होगा 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस से कम और मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा, ऐसा इलाका होता है, उसको प्रेजेंट करेंगे C कैपिटल
अल्फ़ाबेट के द्वारा। डी के द्वारा शीतल और हिमवन जलवायु को प्रेजेंट किया जाता है कोपेन महोदय ने। इसमें क्या होगा, वर्ष का जो सबसे ठंडा महीना होगा ना, उसका जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 3 डिग्री सेल्सियस 0 और तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। समझ रहे हो, यानी बिल्कुल 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री से के बीच में होगा जो बिल्कुल सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान। तो वो एरिया आएगा आपका डी, कैपिटल अल्फ़ाबेट के द्वारा उसे प्रेजेंट किया जाएगा। ई यानी शीत, यानी बिल्कुल ठंडा, जैसे हमारे ध्रुव। तो यहाँ पर सभी महीनों का औसत टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, चाहे वो गर्म है चाहे वो ठंडा है। तो इस तरीके से कोपेन महोदय ने 5 बड़े बड़े अक्षरों का यूज किया, A B C D E। ए के द्वारा टेम्परेचर, सी भी टेम्परेचर पर बेस था, डी भी देखो गर्म और ठंडी जलवायु दिखा रखी है, और ई भी। बट अगर हम बात करें बी की, ठीक है, अगर हम बात करें भाई आपके बी की, तो जो ये बी था ये आपके वर्षन पर, जो बी था ये आपके वर्षन पर बेस्ड था, ठीक है, पूरी तरह से वर्षा के ऊपर बेस्ड था ये। तो इसको आप याद रखना, ये आपका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया भी था कि ए सी डी ई, इन तीनों को तो शुष्क जलवायु, और बी अक्सर ए सी डी ई आर्द्रता यानी टेम्परेचर के बेस पर, और बी होता था शुष्क जलवायु को दिखाता था, यानी वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है ना तो सूखी जलवायु को दिखा रहा है। तो जलवायु समूह को टेम्परेचर और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कुछ सब पार्ट में भी डिवाइड किया आगे। उसके लिए कोपेन महोदय ने एफ, ये देखो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, ठीक है, स्मॉल एफ, एम बी स्मॉल, डब्ल्यू बी स्मॉल और एस बी स्मॉल। एफ दिखाएगा सूक्ष्म मौसम न होने की। देखो एफ से क्या होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, रेनफॉल, तो फॉल एफ आता है ना रेनफॉल में, यानी भाई भरपूर वर्षा। जहां पर एफ लिखा हुआ मिल जाए ना आपको, समझ लेना भरपूर वर्षा है। एम यानी मानसूनी वर्षा, मानसूनी जलवायु को दिखाएगा। डब्ल्यू यानी शुष्क शीत ऋतु, डब्ल्यू यानी विंटर यानी ठंड यानी सूखी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो डब्ल्यू यानी शुष्क शीत ऋतु, यानी वहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है, वार्षिक तापमान कम होता है, वर्षा अधिक होती है। तो जलवायु के 1 मिनट, यहाँ पर ये इधर से डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु के बाद हमें नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर। तो डब्ल्यू को आपने पढ़ लिया किसके द्वारा, कि भाई आपकी जो ठंड होगी, विंटर होगी, वो शुष्क होगी, वहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती। और स्मॉल एस, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी होगी वो शुष्क होगी, गर्मी में भी कोई भी वर्षा नहीं होगी, ऐसे एरियाज के लिए। समझ गए। एफ बताया मैंने रेनफॉल के लिए, भरपूर वर्षा। छोटा एम ये किसके लिए, मानसून के लिए। छोटा डब्ल्यू विंटर यानी शुष्क विंटर। छोटा एस समर, शुष्क समर। समझ गए सारी चीजें। आगे देखते हैं। बी की जो जलवायु थी, तो बी की जलवायु की बात करें तो जो भाई बी की जलवायु थी, अर्ध शुष्क के लिए एस। बी की जलवायु के भी कुछ पार्ट किए गए आगे, बी डब्ल्यू और बी एस इस तरीके के। तो स्टेपी और अर्ध शुष्क के लिए एस यू किया, यानी यहाँ जहाँ पर आपको दिख जाए कि भाई स्टेपी जलवायु तो बी एस आएगा, और आपको दिख जाए मरुस्थलीय जलवायु तो बी डब्ल्यू आएगा। समझ रहे हो ना। और ये डब्ल्यू बड़ा अक्षर वाला है, यहाँ पे विंटर वाला डब्ल्यू नहीं है, ये डब्ल्यू बड़ा है। और बड़े डब्ल्यू के लिए क्या यूज होता है, मरुस्थल एरिया। और बड़े एस के लिए क्या यूज होता है, स्टेपी यानी अर्ध शुष्क एरिया। तो इन दोनों को भी आप याद रखोगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए, अल्फ़ाबेट ए, जो कि बिग अल्फ़ाबेट है। तो ये जो ए है वो प्रेजेंट करेगा गर्म इलाकों को, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु को। यहाँ आपकी भूमध्य रेखा से लेकर जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो आपकी जलवायु होती है बहुत गर्म होती है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जलवायु बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, उष्ण होती हैं, आर्द्र होती है, वार्षिक तापमांतर भी बहुत कम होता है, वर्षा भी अधिक होती है इस एरिया में। तो ऐसे एरिया को हम किसके द्वारा, कौन सा अल्फ़ाबेट लेंगे, अल्फ़ाबेट ए। अब इस अल्फ़ाबेट ए के कई पार्ट है। अब आपने एफ समझ लिया तो आप समझ सकते हो, ए एफ अगर कहीं पर लिखा मिलता है तो उसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय। ए किसके लिए प्रेजेंट होगा, ट्रॉपिकल एरियाज के लिए, यानी उष्ण कटिबंधीय। और ए क्या दिखाता है, एफ क्या दिखाता है, छोटा एफ, रेनफॉल, तो यानी आर्द्र जलवायु। आर्द्र किसे कहते हैं, जब ज़्यादा रेनफॉल होती है उसे ही आर्द्र कहते हैं। ए एम यानी ए सिंपल आपका उष्ण कटिबंधीय, एम यानी मानसूनी। ए डब्ल्यू, ए आपका उष्ण कटिबंधीय और डब्ल्यू छोटा है यानी विंटर रहेगी। ठीक है, विंटर आपकी कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। ए में आपकी आर्द्र आ जाती है, यानी भाई गर्मियां तो हमारी यहाँ आर्द्र रहेगी ए डब्ल्यू में, और सर्दियां कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी।
तो यहाँ पर आप इस टेबल को भी देख सकते हो। अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाती हैं तो फिर आपको अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके इसी टेबल से निकले हैं गाइस, पूरा चैप्टर ही इसी टेबल में छिपा हुआ है। एक बार आपको कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही थी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर AF हमने पढ़ा था, AF यानी हैवी रेनफॉल होगा तो कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी। AM हमने पढ़ा तो AM को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय मानसून। A उष्णकटिबंधीय यानी मानसूनी जलवायु होगी। और जो लघु शुष्क ऋतु होगी, भाई मानसून है तो वर्षा होगी, तो यानी जो सूखे महीने हैं वो कुछ ही होंगे। AW की बात करें तो W यहाँ पर छोटा है, यानी जाड़े जो सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में कोई वर्षा नहीं होगी। W छोटा में यही दिखाता है ना कि जो विंटर होगा वो शुष्क होगा, ठीक है। बट गर्मियां कैसी होगी, आर्द्र। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु को दिखाता है AW। नेक्स्ट आता है हमारा B प्रेजेंट करेगा आपकी शुष्क जलवायु को, ठीक है। B यानी जहां पर वर्षा बहुत कम होगी। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे BSH। मैंने बड़ा S आपको समझाया था अभी स्टेपी जलवायु को दिखाता है, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु को बड़ा S दिखाता है। B को हम पहले ही पढ़ चुके, B को शुष्क जलवायु भी प्रेजेंट करता है और मध्य अक्षांशीय भी, ठीक है। तो निम्न अक्षांशीय BSH। H का और सुन लो गाइस, H का मीनिंग यहाँ पर हॉट यानी गर्म, ठीक है। और K का मीनिंग कोल्ड, ठीक है। ये कोल्ड अदर लैंग्वेज का वर्ड है, तो कोल्ड ही है इसका, ठंडा यानी। तो आपके भाई निम्न अक्षांशीय, निम्न यानी आपके गर्म इलाके, निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु को प्रेजेंट करता है BSH। BWH की बात करें तो B आपका वही शुष्क जलवायु और W यानी मरुस्थलीय एरिया, तो निम्न अक्षांशीय शुष्क या मरुस्थलीय एरिया। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी इनके आप इन पे मत जाओ, आप है ना इनको छोड़ दो, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये आएंगी, ठीक है, आपके एग्जाम में ये आएंगी जो आपको बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, BSH उपोष्ण कटिबंधीय, S किसको दिखाता है, स्टेपी। SH किसको दिखाता है, BS को इकट्ठा करके स्टेपी बोलते हैं, और H यानी हॉट यानी गर्म, तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। BWH उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, W मरुस्थल को दिखाएगा, बिग वाला W है ये, H आपका हॉट को दिखाएगा, B। थर्ड आता है BSK। BS मध्य अक्षांशीय, S भी जुड़ा है तो स्टेपी जलवायु। K की वजह से यहाँ पे मध्य अक्षांशीय आ चुका है, K यानी कोल्ड, और कोल्ड वाले तो आपके मध्य अक्षांश होते हैं। नेक्स्ट आता है BWK, K फिर वही मध्य अक्षांशीय और W आपका मरुस्थलीय जलवायु, समझ गए। नेक्स्ट आता है C की बात करें तो C में क्या रहेगा, C में देख लेते हैं। C यानी कोष्ण यानी शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय जलवायु द्वारा प्रेजेंट किया जाता है C। तो CFA, F आपका वही हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर देखो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण एरिया है ना तो उपोष्ण भी बोल सकते हैं, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। CSA, CSB ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो CSA है ना ये हद से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। CSA टाइप की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं, और ये भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, CSA, ठीक है। थर्ड आती है CFB। F आपका वही हैवी रेनफॉल, तो समुद्री तटीय, जो समुद्री पश्चिम तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर जलवायु होती है CFB, ठीक है। यहाँ पर कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती, और CSA में आपकी शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट आती है D यानी शीतल या हिमवन जलवायु। यहाँ पर अगर हम बात करें F यानी रेनफॉल और D आपका शीतल, तो जो आपके आर्द्र महाद्वीपीय एरिया हैं उनके लिए यूज होती है DF जलवायु। आर्द्र यानी वर्षा भी होगी और महाद्वीपीय एरिया, हिम हो गया ना भाई, शीतल है, हिम है तो हिम तो महाद्वीपों पर, इस तरीके से। नेक्स्ट आती है एक DW छोटा है तो विंटर कोई शुष्क नहीं, विंटर यहाँ पर क्या होगा, शुष्क होगा। तो यहाँ की जो उत्तर ध्रुवीय जो जलवायु होती है, उप उत्तर ध्रुवीय, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के निकट वाली जलवायु, उसे बोलते हैं DW। नेक्स्ट आती है ई बिल्कुल ठंडे इलाकों के लिए यूज होती है। ET जो टुंड्रा इलाका होता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और EF जहाँ पर आपकी आइस कैप होती है, ध्रुवीय हिमटोपी होती है, उसके लिए EF वाला एरिया यूज होता है। ET याद रखना टुंड्रा, और EF ध्रुवीय हिमटोपी। F आता है उच्च भूमि। F किसके लिए यूज किया, उच्च भूमि यानी आपके हिल वाले एरिया के लिए। तो जहाँ पर H लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि ये ऊंचे वाला पार्ट है,
ठीक है, तो गाइस ये थे आपके कुछ जैसे एरियाज। तो यहाँ पे देखो जैसे AF है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। AF की बात करें, वहीं आपका अगर इसके एरिया से देखें तो इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, देखो AF यानी हैवी रेनफॉल और उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया, और पश्चिमी विषुवतीय यानी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया की जो आइलैंड है वो सारे इसमें आ जाएंगे। दोपहर के बाद बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस तक, सबको पता है। उष्ण कटिबंधीय एरिया में टेम्परेचर अधिक रहता है, माइनस न्यूनतम टेम्परेचर की बात करोगे ना तो वो भी 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट उष्ण कटिबंधीय मानसूनी की बात करें तो इसमें ये भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण अमेरिका के जो उत्तर पूर्वी पार्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में भी AM वाली जलवायु मिलती है, याद रखना ये पूछी जाती है एग्जाम में। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी मानसूनी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आती है AW उष्ण आर्द्र और शुष्क के लिए AF प्रकार की जलवायु उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। जैसे महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं वो सूखे होते हैं, वहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपों के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा मरुस्थल देखने को मिलते हैं, तो पश्चिमी पार्ट में, तो वहाँ पर CF और CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है AW जलवायु। ये जलवायु दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के वनों के उत्तर और दक्षिण में जो बोलेविया है, पैराग्वे है दक्षिण अमेरिका में, तो वहाँ पर ये देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ मध्य अफ्रीका के साउथ में भी ये जलवायु पाई जाती है। AF और AM जलवायु की अपेक्षा काफ़ी कम है, विचरणशील है, मतलब कहीं ना कहीं आपस में ये मिली जुली है। नेक्स्ट आती है B शुष्क जलवायु यानी यहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा देखने को मिलेगी, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए भी पर्याप्त नहीं होती, इतनी कम होती है। तो ये भूमध्य रेखा से 15 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच फैली हुई है, और 15 से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में भी फैली हुई है। इसकी बात करें तो जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर ये जलवायु देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ आपके कई अन्य महाद्वीप है, जैसे 35 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच भी ये जलवायु देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पर्वतों के घिरे होने के कारण पवनें नहीं पहुँच पाती और वर्षा नहीं कर पाती। नेक्स्ट आ जाती है भाई आपकी ये स्टेपी, और ये ध्यान से समझ लो, ये एग्जाम में आती हैं। सूक्ष्म जलवायु को स्टेपी और अर्ध सूक्ष्म जलवायु, इन दोनों को BS में डिवाइड किया जाता है, और मरुस्थलीय जलवायु को BW में बांटा जाता है। 15 से 35 डिग्री के बीच जो आपकी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी एरिया है उसको BSH के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, और जो आपके मरुस्थल एरिया है उसे BWH के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो मध्य अक्षांश से स्टेपी जलवायु से BSK द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और जो मध्य अक्षांश से आपकी मरुस्थलीय जलवायु से BWK के द्वारा। वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको टेबल में समझा दी है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा एक आती है आपकी उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु जिसे BSH, और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय BWH। ठीक है, तो वर्षा और तापमान के आधार पर इनके जो लक्षण होते हैं वो एक समान होते हैं। नेक्स्ट आती है भाई कोष्ण यानी शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु C मध्य अक्षांशीय द्वारा 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के जो पूर्वी और पश्चिमी किनारे होते हैं वहां पर है कोष्ण यानी C जलवायु के द्वारा उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। इस जलवायु को कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, सर्दियों में बिल्कुल सूखी और गर्मियों में गर्म, तो ऐसी जलवायु को बोलते हैं CWA। एक आती है भूमध्य सागरीय, CS के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है भूमध्य सागरीय। एक्चुअली ना आपको एग्जाम में CS ही लिखा हुआ मिलेगा, भूमध्य सागरीय। CS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन में होगा भूमध्य सागरीय। इस तरीके से आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय और शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति होती है, और आपकी जो ठंड होती है वो बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, तो CFA यूज होता है उसके लिए। और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर आती है CWA, तो यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण जलवायु कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक भागों में CWA जलवायु देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि चीन के आंतरिक भागों में कौन सी जलवायु है, तो भाई वो है आपकी CWA। और यह जलवायु भारत की जो AW जलवायु जैसी है, भारत की नहीं, केवल इतना अपवाद है कि यहाँ सर्दियों का मौसम भी कोष्ण ही होता है, गर्म ही होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये थोड़ा आप डिटेल में पढ़ना, इससे क्यों एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु है भूमध्य सागर के चारों ओर और उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं। तो मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
ठीक है। उसके साथ साथ गर्मियों में यहाँ पर ये तो छोड़ो आप, गर्मियों में 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर होता है और सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये मैंने आपको कराई दी CFB, ये कभी एग्जाम्स में नहीं आती। नेक्स्ट आती है आपकी शीत हिमवन जलवायु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है D। ये 40 से 70 डिग्री जितने आपके अक्षांश है ना, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उनमें पाई जाती है। यहाँ पर ये ठंड वाले इलाके होते हैं, बर्फ पड़ती है। DF क्या होगा, यहाँ पर वर्षा भी होती है और ठंडी जलवायु रहती है। DW जो आपकी सर्दियाँ होंगी वो बिल्कुल शुष्क होंगी, सर्दियों में कोई वर्षा नहीं होगी, वैसे आपकी ठंडी जलवायु रहती है। नेक्स्ट आती है, तो यही वही DW DF को बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय जलवायु यानी E। ध्रुवीय जलवायु E, तो 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर और ध्रुवों की ओर आपकी जो जलवायु पाई जाती है उसे ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। 2 प्रकार की आती है, एक आती है इसमें ET यानी टुंड्रा जलवायु। इसमें आपके काई, लाइकन, पुष्पी पादप, छोटी छोटी वनस्पति ये देखने को मिलती हैं और बिल्कुल सारा साल बर्फ पड़ती रहती है यहाँ पर, और इसके अलावा छोटी छोटी वनस्पति ही होती हैं। गर्मियों में दिन की प्रकाश की अवधि थोड़ी सी लंबी हो जाती है इस एरिया में। नेक्स्ट आता है EF बात करें हिम टोपी जलवायु, तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो जिसमें सारा साल बर्फ रहती है, जहाँ पर कोई नहीं रहता, तो ऐसे एरिया में जो टेम्परेचर है आपका फ्रीज पॉइंट से भी नीचे रहता है। वर्षा बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, बस हिम इकट्ठी होती रहती है, ठीक है, और हिम लेयर्स होती हैं वहाँ पर, ग्लेशियर्स होते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर ये जो आपकी आइस होती है, आइस रॉक, ये बहती रहती है पानी में, और प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु मिलती है अंटार्कटिक पर, ठीक है, प्लेट्यू जो स्टेशन है अंटार्कटिका का। नेक्स्ट आती है उच्च भूमि जलवायु, तो यहाँ पर गाइस कुछ नहीं है, जो हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर थोड़ी थोड़ी दूरियों पर टेम्परेचर में बहुत परिवर्तन होते हैं, तो उन सब एरियाज के लिए F जलवायु यूज की जाती है, तो इसे उच्च भूमि जलवायु भी कहते हैं। आप सबको पता है टाइम टू टाइम हम सभी महसूस कर रहे हैं हमारी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब जितनी गर्मी होने लग गई है, या कभी एकदम से बारिश हो जाएगी, बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी किसी साल सर्दी कम पड़ती है, किसी में ज़्यादा पड़ती है, तो ये तो वो बदलाव हैं जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं जो हमारी अर्थ पर भूगर्भिक समय से होते आए हैं, ठीक है। कभी पृथ्वी पर बर्फ़ जमी हुई थी, कभी फिर पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था, ठीक है। तो इस तरीके से जलवायु जो परिवर्तन है काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें जो हम पृथ्वी के जलवायु की, तो शीत युग आया था भाई पृथ्वी पर, और उसके अलावा ऐतिहासिक अभिलेख थे, वे भी बताते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो लगातार होता आया है, ये कुछ ऐतिहासिक लेख है। उसके बाद अगर हम बात करें ईसा से लगभग 8000 से पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जो जलवायु है, ये बताया जाता है कि वो आर्द्र और शीतल थी, ठीक है, ईसा से 8000 वर्ष पहले। और वहीं अगर हम बात करें ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पहले, वहाँ वर्षा अधिक होती थी राजस्थान में। और 2000 से 1700 वर्ष पहले हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। सूक्ष्म दशाएं तभी से यहाँ पर गहन हुई हैं। कहने का मतलब है कि आज जिस राजस्थान में हम थार मरुस्थल देखते हैं, वहाँ कभी भरपूर वर्षा होती थी, पूरा आर्द्र इलाका था, हरा भरा इलाका था। 50 से 30 करोड़ वर्ष पहले की बात करोगे तो कैरिबियन, आर्डोविशियन और सिल्यूरियन युग थे, जिसमें हमारी अर्थ काफ़ी गर्म थी। प्लिस्टोसिन युग की बात करें तो हिमयुग आया था। प्लिस्टोसिन के दौरान पूरी बर्फ पर केवल बर्फ ही बर्फ थी, पूरी अर्थ पर चारों ओर हिमयुग था। और प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान में अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल की बात करें तो इसमें यानी पिछली शताब्दी के 90 के दशक में जो मौसमी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे 1990 के दशक में आपका सबसे गर्म तापमान और विश्व की सबसे भयंकर बाढ़ें भी दर्ज की गई थी 1990 में। सहारा मरुस्थल की बात करें तो इसके दक्षिण में एक साहेल प्रदेश आता है। तो 1967 और 1977 के दौरान यहाँ इतना भयंकर सूखा पड़ा था, वो भी ऐसा एक चेंज ही माना जाता है क्लाइमेट के अंदर। ये सारी चीज़ें क्या बताती है? ये सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से भाई क्लाइमेट वो डे बाई डे चेंज हो रही है। तो 1930 के दशक में अमेरिका का जो वृहत मैदान है उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, वहाँ भीषण सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा, जहाँ
धूल का कटोरा जिसे कहते हैं। फसलों की उपज, फसलों का विनाश हुआ, बाढ़ आई, लोगों के प्रवास हुए, लोगों ने अब सूखे वाले एरिया में कौन रहेगा, सब अपने जगह छोड़ छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर बस गए। यूरोप की बात करें तो यूरोप आपका अनेकों बार उष्ण, आर्द्र और शीत और शुष्क युगों से गुजरा। ऐसा भी हुआ कि यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ी, भयंकर वर्षा हुई, भयंकर ठंड पड़ी, तो सारे दौर से गुजरा है यूरोप कॉन्टिनेंट भी, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी इसके ऐसे कबीले थे तो ग्रीनलैंड भी जाकर बस गए थे यूरोप के। यूरोप में 1550 से 1850 के दौरान अगर हम बात करें लघु हिमयुग का, लघु हिमयुग यानी थोड़े टाइम के लिए बर्फ़ आई थी, ठीक है। वहीं अगर 1885 से 1940 की बात करें तो विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। यानी देखो 1885 से पहले तो कभी उष्ण, कभी आर्द्र, कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये दौर चल रहा था, ये दौर फिर भी ठीक था। पर 1885 से 1940 तक विश्व के टेम्परेचर की अगर बात करें, वर्ल्ड के टेम्परेचर की, तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 1940 के बाद भी तापमान में जो वृद्धि की दर है, वो तापमान में वृद्धि की दर घट रही है 1940 के बाद, ठीक है, घटी है अगर हम बात करें पहले के टेम्परेचर से। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में भी, तो किस प्रकार से आपका क्लाइमेट चेंज होता रहा। अब इनके कारण क्या थे, किन वजह से ये क्लाइमेट चेंज हुआ, तो अनेक कारण है भाई इनके। जैसे खगोलीय और पार्थिव कारण में भी इनको बांटा जा सकता है। पार्थिव यानी हमारी पृथ्वी से रिलेटेड जो हमारे फैक्टर हैं, उसके अलावा खगोलीय कारण इनका संबंध होता है सौर कलंकों से। सौर कलंक मैंने अभी एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर जिसमें मैंने सूर्य को डिटेल में स्टडी किया था, तो वहाँ मैंने पढ़ाया था कि सौर कलंक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारा मैंने डिटेल में स्टडी कराया था वहाँ। तो इनसे उत्पन्न जो सौर्य निर्गत ऊर्जा है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उसके परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर, देखो इन्होंने बता भी दिया है, सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सौर कलंक की संख्या बढ़ेगी तो मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। अगर सौर कलंकों की संख्या घटेगी तो आपकी गर्म और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं, और ये खोजें जो आपके आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो सौर कलंक से भी कहीं ना कहीं हमारा टेम्परेचर रिलेट करता है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत है मिलैंकोविच दोलन। ये क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की कक्षीय लक्षण है ना, उसमें बदलाव होता है, उसके चक्रों में बदलाव होता है, पृथ्वी की डगमगाहट, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में भी यही दोलन अनुमान लगाता है। ये कहता है कि ये जो हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये अपनी कक्षा के लक्षणों में थोड़ा बहुत बदलाव करती है, अपने सर्कल में बदलाव करती है, थोड़ी बहुत डगमगा जाती है, इसके अक्षीय के झुकाव है जो 23.5 डिग्री, उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो इन सब का प्रभाव जो सूर्य ताप है उसमें परिवर्तन ला देता है और इसका सीधा प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी क्रिया। इसे भी क्लाइमेट चेंज का एक कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में भारी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये जो एरोसोल होते हैं लंबे टाइम तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर्यक विकिरण को, जो पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा पहुंच रही है, उसको कम कर देते हैं ये एरोसेल, ठीक है, एरोसेल। हाल ही में पिनाटोबा और एल सियोल ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए तो पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। पिनाटोबा और एल सियोल वोल्केनो की वजह से जब ये फटे तो इसने कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है उसको प्रभावित किया था। तो ज्वालामुखी जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानव उद्भवी यानी मनुष्य के कारण ऐसा कौन सा कारण है जो जलवायु को आपको सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है, तो वो है भाई आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता साधारण, इनकी बढ़ती मात्रा, और इन सब से क्या हो रहा है, हमारा जो भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण, और ये ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने में मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले बात करें भूमंडलीय ऊष्मन। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण ही वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति ही व्यवहार करता है। वायुमंडल क्या करता है, जो प्रवेशी सौर विकिरण है उसका पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर होने वाली उत्सर्जता को अधिकतम क्या करता है, उत्सर्जता को अधिकतम दीर्घ जो तरंगे होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। तो वे गैसें, सिंपल सी बात है, देखो भाई, हम जैसे कोई सूर्यताप आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्यताप जब आता है, सूर्य की किरणें जब आपकी आती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब मान लो ये सूर्य, इससे जो किरणें आ रही हैं सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी पर आती हैं, तो ये बीच में वायुमंडल आता है, ये क्या है, बीच में
वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर, तो इसमें से छन छन कर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो कुछ पार्ट को तो वायुमंडल बीच में अब्जॉर्ब भी कर लेता है, कुछ मात्रा को सूर्य की। अब पृथ्वी पर आ गई, पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी भी क्या करती है, दीर्घ तरंगों के रूप में उन्हें वापस भेज देती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट है जो अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी सारा परावर्तित भी कर देती हैं। और बट पृथ्वी पर कुछ ऐसी गैसें हैं जो जिनका नेचर ऐसा है कि वो तापमान को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसको रिलीज नहीं करती। इससे क्या होता है, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण कर लेती है, जो पृथ्वी ने दीर्घ तरंगों के रूप में तापमान छोड़ा उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने अंदर ग्रहण कर देती है, बट रिलीज नहीं करती, उसको अपने अंदर ग्रहण करके ही रखती है। तो ऐसी गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल का तापमान बढ़ाने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे आपका जो ये ग्रीन हाउस है ये क्या है, ये उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जब ठंडे इलाकों में, जो आपके बिल्कुल कोल्ड एरिया है, ठंडे इलाकों में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ये एक कांच का बना हुआ घर होता था, इसमें सूर्य की किरणें आ तो सकती थी, लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता था, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती है हमारी पृथ्वी पर। तो ये कांच का ऐसा घर बनाया जाता था जिसके अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो ईजिली आ जाती थी, बट जो अंदर आ गई ना उष्मा, उसको ये बाहर नहीं जाने देता था। तो दीर्घ तरंगों के लिए ये अपारदर्शी था, जितनी उष्मा इसके अंदर आ गई, बाहर नहीं जाने देता था ये अपने अंदर की उष्मा को। इस प्रकार क्या होता था, इससे क्या होता था, उस ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा आपका टेम्परेचर अधिक हो जाता था। और गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार या बस में जब आप प्रवेश करते हो तो आपको बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव होती है। ठीक है, आप कहते हैं ना कार तो बहुत गर्म है, आपकी धूप में कार खड़ी है, बाहर धूप में आपको उतनी गर्म नहीं लगेगी जितनी एकदम से आप कार के अंदर बैठोगे तब गर्मी लगेगी। इस प्रकार जाड़ों में भी बंद दरवाजों और खिड़कियों वाली वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहते हैं। सर्दियों में भी बाहर सर्दी ज़्यादा होती है और कोई कार के अंदर बैठते हैं तो वहाँ हमें कम सर्दी लगती है। तो ये भी आपका एक तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव का ही एक अन्य उदाहरण है। तो समझ गए क्या था ग्रीन हाउस प्रभाव। ठंडे इलाकों में कांच का बना हुआ घर होता था जिसके अंदर जो सूर्य ताप है, ऐसा है ना पेड़ पौधों या कुछ अन्य जो पेड़ पौधों की जो कुछ वो होती है ना प्रजातियां, तो उनको उगाने के लिए या सब्जियों को उगाने के लिए इस तरीकों की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें जो चिंता बनी हुई है वो है सबसे बड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन 03। तो कुछ अन्य गैसें भी आती है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO। आपको इन सारी गैसों के नाम याद रखने हैं। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रिस ऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों से इंटरेक्ट करती हैं और वायुमंडल में उनके साधारण को प्रभावित करती हैं। और जैसे ही इनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में इनके जीवन काल और जो सूर्य ताप है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में जो पराबैंगनी किरणों को या अवशोषित करने वाली जो ओजोन है, उस ओजोन को अगर हम बात करें जो कि आपके निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती हैं, तो ये पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी रूप से अवशोषित करती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। सिंपल सी बात है, ओजोन गैस जो होती है ना, वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। और जो से ही ये जो ओजोन गैस है कुछ किरणों को अवशोषित कर रही है अपने अंदर वायुमंडल के ही अंदर, जब ओजोन गैस की मात्रा कम होगी तो वो सारी गर्मी कहाँ आएगी, हमारी पृथ्वी पर ही आएगी, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में जो ओजोन गैसें हैं इसमें सबसे अधिक सांद्रण किसका है, तो देखो गाइस आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक जो नुकसान है वो CO2 ही पहुंचाती है। ये सभी गैसों में सबसे भारी गैस भी है, ये भी क्वेश्चन आता है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस और कोयले को जलाने से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। जो वन होते हैं और महासागर ये कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का यूज़ करते हैं और भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण जो जंगलों की कटाई होती है वहाँ भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तन से संबंधित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। देखो पेड़ क्या करते हैं ना, CO2 अब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है, टेक करते हैं वो CO2 को और छोड़ते हैं कौन सी, ऑक्सीजन। बट पेड़ कट रहे हैं, अब पेड़ कट रहे हैं तो वन भी कम हो रहे हैं, तो CO2 की मात्रा इंक्रीज हो रही है। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है।
CO2 की मात्रा। जलवायु व मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके ही किया जाता है। ठीक है, CO2 की मात्रा को। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, ये मानव गतिविधियों से पैदा होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके मानव गतिविधियों से पैदा होते हैं, जैसे ओजोन है, समताप मंडल में मैंने ओजोन का किस्सा आपको समझा ही दिया है। तो ओजोन का सबसे अधिक हार्श की बात करें तो वो हुआ था भाई आपके अंटार्कटिका के ऊपर। समताप मंडल में ओजोन के साधारण का जो हार्श यानी ओजोन में जो कमी है उसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं, और इसी छेद से आपकी पराबैंगनी किरणें क्षोभ मंडल से गुजर जाती है और हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ प्रयास भी किए गए हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी उद्घोषणा हुई थी 1997 में। 2005 में प्रभावी हुई इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को, देखो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, ये आपकी कुछ न्यूज़पेपर की प्रिंट आउट हैं जिसमें आपको देख सकते हो किस तरीके से आइसबैग, ग्रीन हाउस गैसेस राइजिंग, ठीक है, ऐसे बढ़ रही हैं, और गंगोत्री स्क्रेगिंग 23 मीटर एवरी ईयर पतला होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योटो जो प्रोटोकॉल हुआ उसमें 35 औद्योगिक राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने प्रतिबद्ध किया कि वे 1990 के उत्सर्जन स्तर में, जो 1990 का उत्सर्जन स्तर है उसमें वर्ष 2012 तक 5% की कमी ला देंगे। यानी 1990 में जितनी CO2 की मात्रा है उससे थोड़ी कमी आ जाएगी, 5% की कमी ला देंगे 2012 तक। वायुमंडल में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के साधारण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार वायुमंडलीय उष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। एक बार अगर ये गर्मी बढ़ती चली गई ना तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसका जो प्रभाव है आपका हर जगह एक समान नहीं हो सकता। भूमंडलीय उष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को भी कुप्रभावित कर सकती हैं। हिमटोपियों, हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का उष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और जो द्वीप हैं उनको भी डुबा सकता है। इससे सामाजिक आपकी समस्याएं हैं उत्पन्न होगी। विश्व समुदायों के लिए ये एक गहरी चिंता का विषय है। ठीक है, यानी अप्लावित, मैं आपको समझाती हूँ, अगर CO2 की मात्रा इस तरीके से बढ़ती रही और टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा ना तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे आइस कैप हैं, जो ग्लेशियर हैं, उनसे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और उनकी बर्फ़ का पानी किस में आएगा? नदियों में आएगा, और नदियों उन सभी पानी को किस में ले जाएगी? समुद्र के अंदर ले जाएगी। और भाई आपका जो सी लेवल है, बाढ़ जैसी सिचुएशंस पैदा होंगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो आपके आइलैंड है वो डूब जाएंगे। ठीक है, आइलैंड का क्या होगा? वो डूब जाएंगे, और इन सबसे तबाही मचनी है और ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो इनको नियंत्रित करने और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं, और हमें आशा है कि इस दिशा में ज़्यादा काम हो भी रहा है, और पीढ़ियों के लिए ये संसार रहने के लायक होगा। अगर इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा ना तो रहना तो छोड़ो, सब कुछ डूब जाएगा पानी में। तो विश्व की एक प्रमुख चिंता है आज अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, इसमें कहीं ना कहीं लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। जैसे तापमान के जो आंकड़े हैं उनसे अगर हम पता करें तो 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के, तो इससे अध्ययन से 1961 से 80 के बीच के, इससे पहले और बाद के अवधियों में तापमान की असंगतियों का जो अनुमान, असंगतियाँ यानी इम्बैलेंस, तो 1961 और 90 की अवधि के औसत टेम्परेचर से लगाया जाता है। पृथ्वी के धरातल के निकट की बात करें तो वायु का औसत वार्षिक तापमान है लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और 1961 से 90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में जो 1856 और 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान है उसकी असंगति को दर्शाती है। तापमान जो आपका बढ़ रहा है तो इसकी बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो 20वीं शताब्दी में ज़्यादा दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान 2 अवधियों में हुआ। एक हुआ गाइस आपका 1901 से 1944 के बीच, दूसरा 1977 से 1999 के बीच, और इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय उष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ, और उत्तरी गोलार्ध में जो अधिक चिन्हित था, यानी उत्तरी गोलार्ध में अधिक टेम्परेचर भी देखा गया। 20वीं शताब्दी के
अंत की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक जो अध्ययन हुआ वो 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था, केवल 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, 20वीं बट अधिक था, तो ये अधिक भी हमारे लिए नुकसान था, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो हमने जो टेम्परेचर आया उससे 20वीं शताब्दी में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी ये कह लो आपकी सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था 1998। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब बातों से पता चलता है कि हमारा जो टेम्परेचर है कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इफ़ेक्ट कर रहा है ये सब कुछ, और इनसे बहुत ही भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके एनसीईआरटी के। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए कौन सी दशा अर्हक है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो ए प्रकार की जो जलवायु की विशेषता होती है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। सभी महीनों का जो औसत मासिक तापमान होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक, अनुभाविक। तो जो कोपेन की पद्धति थी वो अनुभाविक थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप, तो भारतीय प्रायद्वीप को अधिकतर अगर हम बात करें तो AM जलवायु में विभक्त किया जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल होगा? तो ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है 1998, अभी बताया कि विश्व का सबसे गर्म ईयर माना गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी इस साल में। तो गाइस यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाया है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आप DSSS भी देने जा रहे हो, रीट देने जा रहे हो, एस्टेट देने जा रहे हो, तो सभी लेवल्स के लिए कॉमन टॉपिक है ये और अच्छा टॉपिक है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं तो हर बार बोलती हूँ लाइक शेयर, मोर एंड मोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आप PGT और नेट कोर्स लेना चाहती हो तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।